पहले अगर आप समझते थे कि किसी भी जगह पे जाके आपने स्लिप हो जाना है तो उसका तरीका लोग ये समझते हैं कि हमारे पास लगी लगाया अगर वहाँ का वीज़ा है। कई ऐसे ममालिक हैं जिसमें कनाडा सर फहरिस्त है कि वो आपको राइट यानी वो रिफ्यूज़ल टू एंट्री नहीं कहता अगर आप किसी भी तरह से वहाँ पे पहुँच गए। उनको अपने सिस्टम पे यकीन था और कोविड के दौरान किसी भी विज़िटर को, क्योंकि अगर वो फंस जाए वहाँ पे आके और वापस अपने मुल्क नहीं जा पा रहा, तो व्हाट वी डू इज़ वी मेक श्योर कि ऐसा शख्स वहाँ पे काम कर सकता है और जॉब्स कर सकता है और उन और जॉब्स के ज़रिए वो अपना गुजर बसर कर लें। बहुत सारे लोगों ने इसको एज ए लूप होल इस्तेमाल किया और वहाँ जाके असाइलम्स अप्लाई किए, यानी वहाँ पे कहा कि जी हम फॉर वट एवर रीज़न हम मुल्क वापस नहीं जा सकते, झूठे सच्चे केसेस सुना दिए, कोई और वजह बता दी कि जी मैं किसी अक़लियती जमात से मेरा ताल्लुक़ है, मेरे ऊपर सियासी केसेस बने हुए एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन अब इसकी रोकथाम करते हुए विद इमीडिएट इफ़ेक्ट कनाडा की हुकूमत ने कहा है कि अगर आप एक विज़िटर हैं तो आपका राइट टू वर्क, आपका परमिट टू वर्क कैंसिल किया जा रहा है, यानी आप वहाँ पे जाके काम नहीं कर सकते। तो ये एक तरह से तरीका होगा कि जिसने भी जाना है जी प्रॉपर चैनल से जाएं। कल ही हमने आपको बताया था कि पिछले 17 सालों में तकरीबन 1 करोड़ लोगों ने मुल्क से बाहर अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढा है। उसमें सर फहरिस्त जो ममालिक समझे जाते हैं उसमें बरतानिया है, ऑस्ट्रेलिया है और कनाडा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं सुपीरियर कंसल्टिंग से अबू बकर आदिल साहब और इनसे पूछेंगे कि ये पॉपुलर डेस्टिनेशंस क्यों हैं और अब दुनिया के जो पॉलिसी फ्रेमवर्क्स में ख़ास तौर पे हुकूमतों पे, लोकली हुकूमतों पे, सियासतदानों पे, सरबराहान पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि एक ही तरह के इकोनॉमिक सिनारियो से पूरी दुनिया गुजर रही है। हर जगह महंगाई है, हर जगह बेरोज़गारी है। तो इस बात को अच्छी नज़र से नहीं देखते लोकल्स कि आप इतने ज़्यादा इमिग्रेंट्स को जब बुला लेते हैं तो जॉब्स मार्केट पे, अर्निंग पावर पे बहुत ज़्यादा एक दबाव पड़ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए क्या ये समझते हैं कि जो 3 पॉपुलर डेस्टिनेशंस की हमने बात की, वहाँ की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में रद्दोबदल आएगा? आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है? एंड दैट इज़ वाई यू नीड अ क्रेडिबल एजेंट जो आपका केस हैंडल कर सके, क्योंकि एक दफ़ा रिजेक्शन आ गई और आप अपील में पड़ गए तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज़ है। सो लेट्स टॉक टू अबू बकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा मुझे बताएं, कल मैं बड़ी परेशान, मुझे किसी ने कहा कि जी दुबई में होने वाला है एक ज़बरदस्त कॉन्सर्ट, उनकी तो बड़ी लंबी रेंज थी, तो मैंने पूछा ऐसे ही, मैंने कहा आमतौर पे मुझे वो वक्त अभी भी याद है कि हम राउंड टिकट अगर ख़रीद लें दुबई का तो उसके साथ वीज़ा फ्री मिलता था। अब मुश्किलात ये हो गई, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तानी अगर आपकी उम्र 45 से कम है तो वो बहुत ही मुश्किल है, 45 से ऊपर 50% चांस है। व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड? पाकिस्तानियों के लिए विज़िट वीज़ा, इमिग्रेशन वीज़ाज़ इतने मुश्किल क्यों है अबू बकर? हाँ, एट द मोमेंट ये थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग है हम तमामी पाकिस्तानियों के लिए कि जी इवन दुबई तक का भी वीज़ा हासिल करना बड़ा मुश्किल हो गया है, खासतौर पर सिंगल मेल्स के लिए। बहुत अरसे दराज से ये चली रहा है, पिछले 6-8 महीनों से ये सिलसिला जारी है। लेकिन उसकी मेनली वजह ये है कि जब वो हजरात अप्लाई करते हैं और चले जाते हैं जो कि इतने क्वालिफाइड नहीं हैं, या वो जा कर के इसको जो है वो एग्जॉबरेंट तरीके से यूज़ करते हैं और मुख्तलिफ इलीगल कामों में पड़ जाना या जा कर के स्लिप हो जाना। फॉर एग्जांपल अगर आपका 1 महीने का वीज़ा है तो अब आप वहाँ पर से 1 महीने में वापस नहीं आ रहे, तो ये चीज़ जब अगर इस तरह से होगी तो जाहिर सी बात है पासपोर्ट पर इफेक्ट पड़ता है, ओवरऑल कंट्री के जो है वो एग्जैक्टली। और आपको पता ही है इस वक्त पाकिस्तान की जो पासपोर्ट इंडेक्सिंग है वो कहाँ पर पहुँची हुई है, तो ये ओवरऑल लोगों पर इफेक्ट पड़ता है। पर जो जेन्युइन एप्लीकेंट्स हैं, हम और आप जैसे, जिनको वाक़तन जाना है, टूरिज्म के लिए जाना है, किसी से मुलाकात करने जाना है, तो उनके लिए फिर वीज़ा हासिल करना मुश्किल हो जाता है। तो इस वक्त काफ़ी दिक्कत है। और ये जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इनका तो वीज़ा वैसे ही हासिल करना आपको बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस चाहिए होते हैं। बट स्टिल पीपल आर अप्लाइंग, और जो लोग वाक़तन बहुत अच्छे तरीके से पेपर वर्क कर सकते हैं, मयार पर पूरा उतरते हैं, उनको मिल भी रहे हैं। बट कुछ ऐसी डेस्टिनेशंस हैं जैसे कि दुबई वगैरह है, तो आजकल ऐसा है कि आप डालें और आपको रिफ्यूज़ल ही मिल रहा है। मेरे ख्याल है कुछ अरसा वेट करना पड़ेगा सिचुएशन को बेहतर करने के लिए, और शायद गवर्नमेंट को भी इसमें थोड़ा सा अपना जो है वो रोल प्ले करना चाहिए, सफारती मसल, अपना डिप्लोमेटिक मसल इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब ज़रा आ जाते हैं करंट इमिग्रेशन अपॉर्चुनिटीज़ क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए। मैं स्टूडेंट वीज़ा पे बात पे आऊँगी अबू बकर, लेकिन जो मिड करियर लोग हैं, जो जिनके बच्चे छोटे हैं, स्मॉल फैमिलीज़ हैं, एंड दे वांट टू मूव फॉर द सेक ऑफ देम, एक तासुर ये है कि वहाँ पे आप चले तो जाएं, अपना पेपर वर्क भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाए, पीआर आपको मिल जाए, आपको प्रोफेशनली एक कदम पीछे जाना पड़ता है। ये तासुर कितना दुरुस्त है? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ लोगों का इबाम ये होता है कि जब हम जाएंगे ऐसी नई डेस्टिनेशन में तो शायद जॉब एक एयरपोर्ट पर तैयार हुई हुई खड़ी हुई मिल जाएगी। लेकिन ऐसा कतन नहीं होता। आप 7 समंदर पार जा रहे हैं, आपको नए तरीके से अपनी लाइफ को स्टार्ट करना है, फैमिली को रेस करना है, और नेचुरली आप जो क्वालिफिकेशंस लेकर के जा रहे हैं वो हो सकता है कि वहाँ पर उतने हद तक रिकग्नाइज ना हो, तो आपको थोड़ा सा जो है वो एक कदम पीछे हटना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर मैनेजर थे तो आपको शायद असिस्टेंट मैनेजर से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो वो चीज़ थोड़ा सा आपको प्लंज लेना पड़ता है फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम कि आप शुरू का
का पीरियड निकाल लें, आप अपना ब्रेड अर्न करना शुरू कर दें, एंड देन जब तक आप सेविंग्स कर लेंगे, चीज़ें कर लेंगे। और ये जो कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि कनाडा है फॉर एग्जांपल, अगर आप इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं तो वो कहते हैं कि आप प्रूफ ऑफ फंड्स लेकर के आइए, यानी कि अगर आप सिंगल एप्लीकेंट जा रहे हैं तो $14,000 आपके पास होने चाहिए। तो ये उसी अप्रोच से आता है कि फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता अगर आपको जॉब नहीं मिली 1 महीना 2 महीना 3 महीना, तो आपके पास इतना सर्वाइवल अमाउंट हो कि आप सर्वाइव कर सकें, आप वहाँ पर अपना गुजर बसर कर सकें, एंड देन आप पिछले कदम से अगर स्टार्ट करेंगे तो नेचुरली आप जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा वो बकर कॉस्ट ऑफ लिविंग क्योंकि हर जगह बढ़ गई है, कनाडा में लोग कह रहे हैं कि इस वक्त टैक्सेस इतने हैं, अशिया खुर्दनोश इतनी महंगी है, तो मुझे बताएं जो इन्होंने ये मिनिमल अमाउंट रखा है 14,000, अगर खुदा ना खासा आपको जॉब नहीं मिलती, आप इस अमाउंट के साथ कितना अर्सा सर्वाइव कर सकते हैं? ये जो अमाउंट तय किया IRCC ने, जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा है, उन्होंने एक सोच विचार करके ही किया है, और अप्रॉक्सीमेटली आपके इसमें 4 से 6 महीने निकल जाते हैं। ओके, तो जो आप कह रहे हैं कि और जॉब्स या एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसी है। अच्छा एक और चीज़, अगर यानी मर्द हजरात तो चलें जॉब की तलाश में वहाँ पे लग जाते हैं, एक नई फैमिली वहाँ पे मूव हुई है, बच्चे भी दे आर द मोस्ट अडेप्टेबल, खातून खाना जो है जो एक नई जगह पे जा रही है, पहले 3 महीने में उसको क्या क्या चीज़ें कर लेनी चाहिए फ्रॉम एन एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू? मेरे ख्याल से तो आपको एक तो सपोर्टिंग पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है, खास तौर पर जब आप जा रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, तो आपने सपोर्ट करना है उनको कि जब वो अपने प्रोफेशनल मामलात को देखें। दूसरा ये कि बच्चों के ऊपर जो है वो वर्किंग करना बड़ा ज़रूरी है, उनकी स्कूलिंग हो गई, उनकी चीज़ें हो गई, और यहाँ से जब आप जा रहे हैं तो अपना कुछ प्रिपरेशन करके जाएँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कनाडा जैसे मुल्क जा रहे हैं तो आपको पता ही है कि वेदर किस तरह का है, लाइफस्टाइल किस तरह का है, तो आप उस हिसाब से अपनी चीज़ें अपने साथ लेकर के जाएंगे और मामलात को तय करेंगे। तो वो चीज़ें पहले कुछ अरसे में 3 महीने के अंदर, ख़ास तौर पे फॉर वेमेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव देयर ओन रिसर्च कि आपने पहले जाकर किस तरह से अपने जो है वो कदम जमाने, और उसके लिए बहुत सारे जो है वो इदारे भी मौजूद होते हैं इन कंट्रीज़ में कि जो कि न्यू इमिग्रेंट्स को तैयार करते हैं कि आपने किस तरीके से जो है इन्वॉल्व होना है कम्युनिटी के अंदर, और आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेज होने चाहिए कि आपने किन से कोऑर्डिनेट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई प्रॉपर्टी भी लेनी है तो आप किस तरह रियल्टर्स से कोऑर्डिनेट करेंगे, आपने बच्चों की तालीम के लिए किससे कोऑर्डिनेट करना है, आपने जॉब्स अगर तलाश करनी तो रिक्रूटर से कैसे रब्ता होगा। तो ये सारे जो है वो गाइडेंस वगैरह उनको वहाँ पर भी मिलती है, और यहाँ से जब जा रहे होते हैं तो यहाँ से भी ज़रूरी है कि अपना रिसर्च वर्क करके जाएँ। अच्छा वो बकर 2 तरह के लोग मुझे हमेशा नज़र आते हैं, लोग कहते हैं कि जी एजेंट अपनी फ़ीस बनाते हैं, अपना कमीशन करते हैं, ये मामला इतना आसान है कि हम सेल्फ अप्लाई कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे कि हैविंग अ कंसल्टेंट आपके केस को मजबूत करता है, या आपको कौन कौन सी सहूलतें देता है जिसकी वजह से लोगों को कंसिडर करना चाहिए हैविंग अ क्रेडिबल कंसल्टेंट? देखिए अगर आप एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल है तो नेचुरली आप अप्लाई तो खुद भी कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन वही वाली बात है कि अल्लाह ताला ने 5 उंगलियां बराबर नहीं बनाई होती, तो हर बंदे का काम उसी को समझता है। तो उसमें तरतीब ये होती है कि जैसे कि डॉक्टर है, अब आप जाहिर सी बात है पैनाडोल लेके ठीक तो हो सकते हैं, लेकिन कभी कभार आपको ज़रूरत पड़ेगी एक एक्सपर्ट ओपिनियन की कि अगर आपका बुखार ठीक नहीं हो रहा तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे कि नहीं। तो एक्सपर्ट ओपिनियन यहाँ पर कंसल्टेंट का उसी तरीके से मैटर करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने पेपर वर्क करना है, आपको डूज तो वेबसाइट बता देगी गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की या यूएस की, लेकिन जो डोंट्स हैं वो आपको एक्सपीरियंस से पता चलेंगे। बिल्कुल, और आप महंगी गलती ना करें, इससे बेहतर है कि अब आप माशाल्लाह क्वालिफाइड हैं, डिग्री याफ्ता है, लेकिन आपने छोटी सी एक गलती कर दी, अब आपको पूरा प्रोसेस, टाइमलाइन, कॉस्ट, हर चीज़ कॉस्ट करेगा, तो वो चीज़ आपको अवॉइड करने के लिए एक मेटिकुलस एप्लीकेशन बनाने के लिए। और यहाँ पर थोड़ा सा लोगों का परसेप्शन ये होता है कि कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं तो शायद कोई वो जाली डॉक्यूमेंट लगा देगा, या वो गारंटीज़ के सौदे होंगे, एग्जैक्टली, या हम उनके दफ्तर में दाखिल होंगे तो शायद वीज़ा हमारा छप जाएगा। ऐसा नहीं है, कंसल्टेंट का रोल है आपको बेहतरीन एडवाइस करना, आपके साथ मिल करके काम करना, और आपके चांसेस ऑफ सक्सेस को एनहेंस करना। लेकिन फिर मुझे लगता है दैट इज़ वेयर अबू बकर अ क्रेडिबल कंसल्टेंट लाइक सुपीरियर कम्स इनटू प्ले। ये जो आप तमाम बातें कर रहे हैं, जो मैल प्रैक्टिसेस हैं, ये भी हमारे माशरे में हो रही हैं। लोग गलत मशवरा भी देते हैं, लोग गलत डॉक्यूमेंट्स भी लगा देते हैं। एक बुरा कंसल्टेंट आपका केस बिगाड़ भी सकता है, तो उसका सिलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी रिसर्च बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अमूमन ये होता है कि लोग इस मामले में थोड़ा सा हाथ बचा करके बराबर वाले कोई नहीं बताना कि शायद नज़र ना लग जाए, और सेकंड ओपिनियन नहीं लेते। जब आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं सेकंड ओपिनियन तो लेते हैं ना, तो रिसर्च करें। फॉर एग्जांपल सुपीरियर कंसल्टिंग अगर हम बात करें तो इट हैज़ बीन 20 ईयर्स इन दिस इंडस्ट्री। माय ग्रैंडफादर आल्सो अ कंसल्टेंट, माय फादर हैज़ बीन इनटू दिस इंडस्ट्री फॉर मोर देन 20 ईयर्स नाउ, आई एम द 3rd जनरेशन। तो ये चीज़ें पता होने का मकसद ये होता है कि आपको एतमाद होता है कि भाई एक फैमिली इतने अरसे से एक फील्ड में काम कर रही है। फिर अगर हम कैनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से बात करें तो वी आर एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव फॉर RCIC, हाँ बस ट्रैक रिकॉर्ड है US का, ऑस्ट्रेलिया का। तो ये चीज़ अगर आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, आपके पास सक्सेस स्टोरीज़ हैं, अमूमन लोग ये नहीं देखते। कोई भी शख्स आज अपना दफ्तर बना ले अच्छा सा खूबसूरत सा, और वो कहेगी जी मैं आपको कनाडा भेजना चाहता हूँ, मैं भेज दूँगा, तो वो उसको भी केस थमा देते हैं। वो ये नहीं देखते कि पीछे
कंपनी ने कुछ किया भी है कि नहीं किया? अच्छा, हुआ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स इस वक्त की जो मौजूदा पॉलिसीज़ हैं, और ये इन्वायरमेंट हर वक्त चेंज होता रहता है, शिफ्ट होता रहता है, आप मुझे बताएं कि जो लोग सिंगल हैं, यंग हैं, उनके कौन कौन से फैक्टर्स उनके लिए जा सकते हैं? फॉर एग्जांपल, आर डॉक्टर्स बीइंग प्रेफर्ड, आर विमेन बीइंग प्रेफर्ड, इंजीनियर्स, या अगर आपके पास कोई स्किल है। एक ज़माने में लोगों ने कहा कि अगर आपके पास एक ऐसा स्किल है, मिसाल के तौर पे आपने हेयर स्टाइलिंग का कोर्स किया हुआ है, आप शेफ़ हैं या कुक हैं, तो आपका इमिग्रेशन काफ़ी फास्ट ट्रैक हो जाता है। तो वो कौन सी स्किल्स हैं जिसके लिए लोग इस वक्त कीन हैं उनको बुलाने के लिए? अच्छा, इन कंट्रीज़ में 2-3 तरह से आप अप्लाई करते हैं, 2-3 कैटेगरीज आपको आप डाइवर्सिफाई इस तरह से करते हैं कि जी एक तो प्रोफेशनल्स की कैटेगरी है, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, IT प्रोफेशनल्स हो गए, तो वो तो अरसे दराज से हैं ही डिमांड में और अप्लाई करते ही हैं। इसके अलावा जो ट्रेड्स वाले प्रोफेशंस हैं, इसमें कुक हो गए या हेयर स्टाइलिस्ट वगैरह हो गए, इनकी भी कैटेगरीज मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप अपनी टेक्निकल स्किल्स सर्टिफिकेशंस कर लेते तो आपको काफ़ी हद तक जो है वो बेनिफिट करती हैं। एंड साथ ही साथ ये जो कंट्रीज़ जैसे कनाडा हो गया, US हो गया, तो यहाँ पर इस वक्त मेडिकल प्रोफेशनल्स और स्टेम की जो कैटेगरी है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई इन डिमांड है। अगर आपके पास कम से कम भी 4 इयर्स बैचलर्स डिग्री है विद एटलीस्ट 3+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, नेचुरली यू डू क्वालिफाई फॉर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। एंड इस वक्त US का भी एक प्रोग्राम बड़ा पॉपुलर हो रहा है, EB2 NIW करके, उसमें कोई एज लिमिट भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास या तो मास्टर्स डिग्री हो, तो आपको एक्सपीरियंस की कोई कैद नहीं। लेकिन अगर एक्सपीरियंस आपका जो है वो मास्टर्स डिग्री आपके पास नहीं है, तो आपके पास एटलीस्ट बैचलर्स डिग्री हो विद 5+ ईयर्स ऑफ प्रोग्रेसिव एक्सपीरियंस। अच्छा, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और मुझे आपसे आखिरी सवाल करना है, फिर हम अगले गेस्ट की तरफ बढ़ेंगे। मैं टीम से पूछना भी ये चाह रही थी कि अगर अगले गेस्ट हमसे कनेक्ट हो चुके हैं। सो द क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क यू वाज कि जितने लोग यहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स पे जाते हैं, मिसाल के तौर पे आपने अगर चीफनिंग स्कॉलरशिप पे आपने बरतानिया में कुछ क्वालिफिकेशन हासिल की है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, फुल ब्राइट, चीवनिंग, ये सारे आपको पाबंद करते हैं कि आपने पाकिस्तान में वापस आके 1-2 साल काम करना है। क्या इस तरह की क्वालिफिकेशन और इस तरह के स्कॉलर्स के लिए भी बाहर अपॉर्चुनिटीज़ हैं? कैन दे गो बैक आफ्टर दे हैव सर्व देयर टाइम इन पाकिस्तान? ये डेफिनेटली दे कैन गो बैक। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक फुल ब्राइट लेकर के यहाँ पर आते हैं, अपना टाइम लगाते हैं और उसके बाद आप चाहते हैं कि मैं दोबारा से जो है वो बाहर जा कर के अपना फ्यूचर सिक्योर करूँ, तो नेचुरली अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं। और ये जो कुछ प्रोग्राम्स हमने डिस्कस किए हैं, ये बहुत हद तक फ़ायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि आप एक थोड़ा सा एक्सेप्शनल कैंडिडेट फिर भी बन जाते हैं एज़ कम्पेयर टू एन ऑर्डिनरी प्रोफेशनल जो कि नॉर्मली तालीम लिया होगा पाकिस्तान से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो इंटरनेशनली और ख़ास तौर पे इन ममालिक में रिकग्नाइज्ड है। लेकिन अगर आप इन ममालिक में स्टूडेंट के तौर पे जा रहे हैं, पहले तो हमने फिर सुना था कि बरतानिया आपको अलाउ करती है कि जैसे आपने क्वालिफिकेशन कर ली तो आप अपना वहाँ पे स्किल्ड माइग्रेंट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वहीं पे काम कर सकते हैं, वर्क परमिट मिल सकता है। क्या इस वक्त भी यही सूरत हाल है? हाँ, UK के अंदर अगर हम देखें तो इस वक्त पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट जो है वो उन्होंने थोड़ा सा पॉलिसी अपनी फिर से रोक दी है, और वो चाहते हैं कि सिर्फ वो हजरात जिनका रिसर्च वर्क का प्रोग्राम है, मास्टर्स वगैरह जैसा, सिर्फ उन्हीं को वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट देंगे। तो ये पॉलिसीज़ में रद्दबदल होता रहता है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ फिर भी हैं। आप कनाडा की तरफ देख सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अगर आपने 2 साल का मास्टर्स किया तो 3 साल का मिलेगा ही मिलेगा। एंड आई थिंक आप पॉपुलर डेस्टिनेशंस को अगर ना देखें, लोगों का इमीडिएटली ख्याल होता है जैसे अगर आप कनाडा जा रहे हैं तो आप टोरंटो, मॉन्ट्रियल या वैंकूवर चले जाएं। इफ़ यू लुक एट अदर प्लेसेस लाइक अल्बर्टा, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इसी तरह आई एम श्योर देयर आर पॉकेट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन ऑस्ट्रेलिया एंड इन UK, लेकिन काम आपने पक्का करना है। मुल्क का नाम और हर चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। एग्जैक्टली, रिसर्च को अगर आप स्क्वीज करना चाहते हैं, देन गेट अ क्रेडिबल कंसल्टेंट लाइक अबू बकर। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर।